हाय दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं 25 मई 2025 से जो है फिल्म्स का जो एग्जाम है उसके लिए जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। हम लोग इस वीडियो में पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। हम लोग सबसे पहले पार्लियामेंट का कंपोजिशन जानेंगे। उसमें जो है फर्स्ट में जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, उसके बाद एक लोकसभा होता है, उसमें एक राज्यसभा होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, बट वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। ना लोकसभा के मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अगर कोई भी बिल पास होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास होता है। प्रेसिडेंट जो उसका साइन करते हैं तो वो जो है लॉ बन जाता है। बट ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, बट वो जो पार्लियामेंट के एक पार्ट है। बिल पास बाय द बोथ हाउस कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंस। बिना प्रेसिडेंट के साइन किए हुए कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बनेगा। तो लोकसभा राज्यसभा से जो बिल पास होगा उस पर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो वो लॉ बन जाएंगे। ये जो है हाउस को जो है सुमन कर सकते हैं, प्रोरोगेटिव कर सकते हैं, बोथ द हाउस। या हाउस को जो है बुला सकते हैं कि कब से हाउस स्टार्ट होगा और कब से हाउस खत्म होगा, ये कर सकते हैं। हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ये पावर है। एड्रेस द बोथ हाउस। पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट जो एड्रेस कर सकते हैं, हाउस में जाकर स्पीच दे सकते हैं। और इश्यूज जो है ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। जब पार्लियामेंट जो सेशन में नहीं होता है तो ऑर्डिनेंस जो है इशू किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में। उसके बाद लोकसभा जो होता है, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं और फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं और पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। और हम लोग जो है लोकसभा को जो हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। और ये जो है रिप्रेजेंट द पीपल बिल, ये जो है पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ जो वोट जो होता है वो डायरेक्टली पीपल वोट करते हैं, आवाम वोट करते हैं एमपी को। तो ये लोकसभा के जो पर्सन जो भी मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो भी मेंबर होते हैं उसको जो है आवाम जो है डायरेक्ट पीपल जो है डायरेक्ट जो है उसको वोट करते हैं। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा को ऊपर अपर हाउस बोलते हैं और सेकंड चैम्बर बोलते हैं और हाउस ऑफ द एल्डर भी बोलते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। तो हम लोग को इंडिया में जो है काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा किसी भी स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो जो है वोट करते हैं, तो यहाँ से एक एमपी राज्यसभा के एमपी होते हैं। वो जो है स्टेट की सिर्फ बात करते हैं, ये डायरेक्टली जो है इलेक्ट नहीं होते, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग कंपोजिशन जानेंगे, बोथ हाउस का कंपोजिशन जानेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट में जानेंगे कि लोकसभा का, हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो मैक्सिमम मेंबर जो हो सकते हैं वो 550 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। 530 मेंबर जो होता है ये डायरेक्टली किसी भी स्टेट से जो है इलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद जो 20 मेंबर जो होता है, 20 मेंबर जो होता है ये यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, जिसमें प्रोविजन एक्सटेंड नहीं किया गया था कि एंग्लो इंडियन को जो है नॉमिनेट किया जाए लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। अब जो है एंग्लो इंडियन को जो है नॉमिनेट नहीं किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद हम लोग राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा जो है हाउस का सेकंड हाउस है, सेकंड चैम्बर है। इसमें जो मैक्सिमम जो है 250 मेंबर हो सकते हैं। जो 238 मेंबर जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एमएलए के द्वारा। और 12 मेंबर जो होते हैं वो जो है इनडायरेक्टली जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। यहाँ जो है जो 238 मेंबर जो होते हैं रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्टेट के शेड्यूल 4 में आता है। इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो जो है वोट करते हैं। और ये जो है सीट जो है जिस हिसाब से सीट होता है उस हिसाब से जो है वोटिंग होकर ये जो है एमपी बनते हैं। और उसके बाद जो 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जो आर्ट में एक्सपर्ट होते हैं, लिटरेचर में एक्सपर्ट होते हैं, साइंस में होते हैं और सोशल सर्विस पे जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको जो है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद जो है सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा का इलेक्शन किस तरह से होता है वो हम लोग जानेंगे। ये प्रोविजन जो है जहाँ 60 लाख से कम की आबादी है, ये प्रोविजन जो है अप्लाई नहीं होता है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हम लोग जानते हैं कि हर सेंसस के बाद जो है रीएडजस्टमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आफ्टर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन की रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड। एलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा टू द स्टेट। डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द ऑथोरिटी डिमिलिशन। ये जो है डिमिलिशन होने वाला है, अभी 2029 में शायद होने का बात था। तो ये हो सकता है डिलिमिटेशन जो है होगा।
तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि जैसे जो है तमिलनाडु के जो एमपी स्टालिन जो है ये डिलिमिटेशन को जो है अपोज किए हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी, हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है रिजर्वेशन दिया गया है एससी एंड एसटी को पार्लियामेंट के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो एक्सटेंडेड बाय द 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2020 में जो हुआ है उसको 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया है। जो 2020 में एक्सपायर हो गया था 2020 से जो 2030 तक बढ़ा दिया गया है कि बहुत सारा सीट जो होता है जो जहाँ एससी और एसटी के लिए रिजर्व होता है वहां पर जो है सिर्फ एससी और एसटी ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। हम लोग का जो इलेक्शन जो होता है हम लोग का जो इलेक्शन का जो पैटर्न जो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है कि अगर मान के चलिए कि दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये दोनों कैंडिडेट में से जो ज्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। या तीन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीन कैंडिडेट्स में जो भी ज्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। तो फर्स्ट द पास द पोस्ट सिस्टम ये होता है। इसके बाद जो हम लोग दोनों हाउस का ड्यूरेशन जानेंगे कि लोकसभा का सबसे पहले जानेंगे। लोकसभा जो होता है कंटिन्यूटी चैम्बर नहीं होता, ये हर 5 साल में जो है डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा जो होता है कंटिन्यू चैम्बर नहीं होता, ये हर 5 साल में जो है इलेक्शन होता है। हर 5 साल में जो है लोकसभा जो है चेंज होता है। अभी जैसे 2024 में इलेक्शन हुआ है, फिर 2029 में इलेक्शन होगा, उसके बाद फिर 2034 में इलेक्शन होगा। तो हर 5 साल में जो है लोकसभा का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट जो है हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं और ये जो डिसॉल्व होता है ये कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते इनको। उसके बाद टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट द टाइम ऑफ एनी लेंथ ऑफ पीरियड। इमरजेंसी के टाइम में जो है लोकसभा का टर्म जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 साल का सिर्फ एक बार होगा, एक टाइम में सिर्फ 1 साल का हो सकता है, एक साथ में 2 बार 2 साल का नहीं हो सकता है। उसके बाद जो एक्सटेंशन जो है सिर्फ 6 महीना तक सिर्फ एक्सटेंड कर सकता है। मान के चलिए कि 1 जनवरी को 1 जनवरी 2025 को नेशनल इमरजेंसी खत्म हुआ, तो ये जो है एक्सटेंड जो हो सकता है सिर्फ जून तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में फिर डिसॉल्व होगा या फिर से इलेक्शन होगा। राज्यसभा जो है कंटिन्यू चेम्बर है। 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में जो है रिटायर करते हैं। ये हाउस जो है कभी डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, ये जो है डिसॉल्व कभी नहीं होता है। इसके बाद जो राज्यसभा का जो मेंबर का जो टर्म होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, ये जो है पार्लियामेंट फिक्स करता है। इनका जो टर्म जो होता है वो 6 साल का टर्म होता है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए 1951 जो है वो जो है राज्यसभा को जो 6 साल का टर्म देता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 जो है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि राज्यसभा के मेंबर का जो है टर्म कम कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या क्वालिफिकेशन होता है, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक साथ जानेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले कोई भी पर्सन जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद जो मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ अफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, वो ओथ लेते हैं। उनके बाद जो राज्यसभा का जो मेंबर जो होते हैं वो 30 साल से नीचे का नहीं हो सकते। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए 30 साल से ऊपर एज होना चाहिए। और लोकसभा में जो है आपका 25 से कम नहीं होना चाहिए। आप 25 के ऊपर होंगे तो लोकसभा का इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। उसके बाद पोजेज अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, और भी बहुत सारा क्वालिफिकेशन है जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है बताया गया। उसके बाद जो इनका जो है डिसक्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन किस तरह से हो सकता है। होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये जो है कोई भी ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो है जिससे पैसा मिलेगा, ये जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, अगर उनको बता दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि ये जो है एमपी रहने के लायक नहीं है तो इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन कंट्री और एनी एक्नॉलेजमेंट अलाइंड बाय द फॉरेन स्टेट, किसी भी कंट्री का जो दूसरे कंट्री का इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री का सिटीजनशिप वो ले लेंगे तो वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद डिस्क्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और जो अदर तरीका जो है जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया उसमें कोई भी फॉल करेंगे तो वो जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ये जो था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि एक मेंबर का जो है क्या क्वालिफिकेशन होगा, डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होंगी। उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू आरपीआई 1951 के द्वारा, इसमें पार्लियामेंट के द्वारा ये लॉ बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होगा और ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा। डिस्क्वालिफिकेशन
इसका क्वालिफिकेशन है किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से आप इलेक्शन लड़ेंगे तो वहां के आप वोटर होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट के वोटर होंगे तो आप जो है किसी भी स्टेट से लड़ सकते हैं। अब मान के चलिए आप वेस्ट बंगाल से अगर हैं, अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं राज्यसभा से, तो आप जो है वेस्ट बंगाल के वोटर रहेंगे तो हो जाएगा। मेंबर ऑफ एससी और एसटी इन एनी स्टेट और यूटी इफ यू वांट टू कंटेस्ट अ रिजर्व सीट फॉर देम। आप किसी भी स्टेट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बट वो आप एससी से हैं, अगर वो सीट जो है एससी का है या एसटी का है तो आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है किसी भी सीट से जो इलेक्शन लड़ सकते हैं जो रिजर्व नहीं भी है। इसके बाद एससी और एसटी कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फॉर दे। एससी और एसटी जो है किसी भी सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं जो सीट रिजर्व नहीं है उनके लिए। मान के चलिए कि मुंबई है, मुंबई में कोई एक सीट है जिसमें एससी और एसटी के लिए सीट रिजर्व है, तो एससी और एसटी के लिए सीट जो रिजर्व है तो यहाँ पे से सिर्फ इलेक्शन जो है एससी और एसटी के जो मेंबर होंगे वही इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरा जनरल कैटेगरी के जो होंगे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बट मान के चलिए कि मुंबई में एक और किसी जगह सीट है वो अनरिजर्व है, यहाँ से कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये एससी और एसटी वाले भी यहाँ से अनरिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। बट ये अनरिजर्व से जनरल कैटेगरी के पर्सन जो है यहाँ एससी एसटी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जिस क्वालिफिकेशन का जो बताया गया है आरपीआई एक्ट के द्वारा जो बताया गया है वो हम लोग जानेंगे। फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस, इलेक्शन के द्वारा भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंसेस रिजल्टिंग इन द 2 years का इम्प्रिजमेंट। अगर मान के चलिए किसी भी आप किसी भी क्राइम में आप जो है 2 साल से ज्यादा का आपको सजा मिल जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मान के चलिए कि आपको 1.5 साल का सजा मिलता है तो आप जो है डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। फेल टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस, इलेक्शन में जो जो भी आप खर्चा करेंगे अगर आप जो है इलेक्शन कमीशन को आप नहीं बता पाएंगे तो आप भी आपका जो है इलेक्शन डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क और सर्विस, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते या कुछ काम करते एक्स्ट्रा काम करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट नॉर होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कॉर्पोरेशन विद गवर्नमेंट एटलीस्ट 25%। अगर मान के चलिए किसी भी कहीं किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन जाते हैं या मैनेजिंग एजेंट बन जाते हैं, अगर वहां 25% से ज्यादा गवर्नमेंट का शेयर है तो आप जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट का सर्विस करप्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर मान के चलिए आप किसी भी दो दो रिलीजन में आप जो है नफरत फैला रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर आप सूद लेते हुए पकड़े गए, ब्राइबरी के केस में पकड़े गए, या आप कुछ गलत काम सोशल क्राइम कर रहे हैं या अनटचेबिलिटी को या डॉरी को सती को प्रमोट कर रहे हैं या इसमें आप फंसेंगे तो आपको जो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बट ये सब चीज में जो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन जो होता है ये फाइनल डिसीजन होता है।